नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खबरों की नए सिरे से करने जा रहे हैं शुरुआत। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास और सुमेरा खान भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता दें, ममता ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा को टिकट मिला है। बहरामपुर से यूसुफ पठान को टिकट को लेकर बड़ी खबर है। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी उम्मीदवार हैं, जबकि बारासात से काकोली घोष को टिकट दी गई है। आपको बता दें, बालूरघाट से विप्लव मित्रा को टिकट मिला है। खेला होबे जीत होबे के नारे के साथ ममता बनर्जी ने न सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज कर लिया, बल्कि खुले मंच से 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर साफ कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में बीजेपी के खिलाफ अकेले ताल ठोकेगी। तृणमूल कांग्रेस ने जिन 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, उसमें बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, जादवपुर से सियोनी घोष, हुगली से रचना बनर्जी, उत्तरी कोलकाता से सुदीप बंदोपाध्याय, दमदम सीट से सौगत राय, बारासात से काकोली घोष, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, बीरभूम से शताब्दी रॉय, मालदा दक्षिण से शाहनवाज अली और कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से टिकट दिया गया है। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने को लेकर ममता बहरमपुर से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पर हमला कर चुकी हैं। ममता ने बहरमपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारकर अधीर रंजन को मुश्किल में डाल दिया है। खास बात यह है कि इस बार तृणमूल के लिस्ट में नुसरत जहां का नाम नहीं है। ममता ने असम और मेघालय में भी उम्मीदवार उतारने की घोषणा की और बताया कि यूपी में अखिलेश यादव से बातचीत चल रही है। और टीएमसी के टिकट से जादवपुर से सयोनी घोष को टिकट मिला है और दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को मैदान में उतारा गया है। टिकट मिलने के बाद इन नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। अगर आप देखें तो 1984 में ममता बनर्जी कैंडिडेट थी जादवपुर की और वो फर्स्ट टाइम एमपी थी। सोमनाथ चैटर्जी को उन्होंने हराया था, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा एक मौका मुझे दिया है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने। हमारे नेतृत्व वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, हमारे एमएलएस बहुत स्ट्रांग है, सबका संगठन है। लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, यही आशा है। बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी के खिलाफ अगर मुद्दे लेके हम लोग बात करें तो मैं बोल सकती हूँ कि एक नॉवल लिख सकते हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ बोलना है तो वो नॉवल के पन्ने हम पढ़ते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे। देखिए, ऐसा है, मुद्दा जो पार्टी की तरफ से आ रहा है वो आ रहा है कि हम विधानसभा करके उन मुद्दों को उठाएंगे और जो क्षेत्र का मुद्दा होगा वह भी होगा। तो उसको सभी जैसे पार्टी तय और निर्णय करके कहेगी उसी प्रकार से उसको किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के 42 उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के बावजूद कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि बंगाल में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए। एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। तो हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहते हैं, कहकर आ रहे हैं कि इंडिया जनबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है। और वो भी ममता बनर्जी कह रही थी, ममता जी भी ने यही कहा है और वो उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को मैं हराना चाहती हूँ। पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। एक साथ अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला संभव है क्योंकि लास्ट डेट तो नहीं हो पाया। और कोलकाता की रैली से ममता ने ऐलान किया कि वो बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। ममता ने मोदी सरकार पर पैसा न देने का भी आरोप लगाया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि देश किस दिशा में चलेगा ये बंगाल से तय होगा। ममता ने पीएम मोदी पर हमला किया और कहा कि बंगाल में मैं काम कर रही हूँ और पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। যে মেট্রোটা এসে উদ্বোধন করছে ওটা আমার করে দেওয়া, টাকাও আমি দিয়ে গেছি আর উনি ফিতে কাটছেন। লজ্জা করে না? 18টা এমপি জিতিয়েছিলেন বাংলার মানুষ, তারপর থেকে অত্যাচার শুরু করেছে। 2021-এ দেখেছেন অত্যাচার সব বন্ধ করে দিয়েছে বাংলার। আমাদের টাকা নিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের টাকায়
আমাদের টাকা আমাদের ফেরত দিচ্ছে না। ममता ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में किसी भी हाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না। চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না। और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने टीएमसी के प्रत्याशियों को लेकर ममता पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यूसुफ पठान गुजराती होने के बावजूद बाहरी नहीं है, लेकिन मोदी बाहरी हैं। जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहाँ पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉग बाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। नहीं कोई उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था इसलिए मंत्री को बैठा दिया। बेचारा 70 साल का उम्र है, अभी मंत्री बना है लास्ट उम्र में आके, उसको लड़ा रहा है, घूम नहीं सकता, आंखों का ऑपरेशन हुआ है कुछ दिन पहले, और उनका नाम भी है आगे आने वाले समय में सीबीआई भी पकड़ सकता है, ईडी भी पकड़ सकता है। हाँ बालूरघाट से लड़ रहे हैं, हारना पड़ेगा उम्र में, बुरी उम्र में। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए मामले को लेकर शाहजहां शेख को सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई ने हिरासत की मांग की थी। संदेश खाली मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहजहां शेख को आज बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शाहजहां शेख को 4 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा है। रिमांड मांगा था, 4 दिन कोर्ट ने अलाउ किया और हमारा जो बेल प्रेयर है वो रिजेक्ट हुआ, ठीक है। और नजर 8 जो केस है उसमें भी प्रेयर किया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। सीबीआई का प्रेयर रिजेक्ट हो गया और नेक्स्ट 14 तारीख प्रोडक्शन का डेट है, 14 तारीख आएगा यहाँ पे। इससे पहले बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार से शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, जिसके बाद ही कोलकाता पुलिस ने शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंप दी थी। अवमानना को लेकर भी हाईकोर्ट नोटिस जारी कर चुकी है। कोर्ट ने 2 हफ्ते में बंगाल सीआईडी विभाग को जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि कथित राशन घोटाले के सिलसिले में शाहजहां शेख के संदेश खाली आवास पर छापेमारी करने गई ईडी टीम पर हमला हुआ था। इसके अलावा शाहजहां शेख पर अपने गुर्गों के साथ जमीन हड़पने, जबरन वसूली और महिलाओं पर ज्यादती करने का भी आरोप है। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राज्य मंत्री सहित 32 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये रिपोर्ट देखिए। मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके राजस्थान से जाट नेता लालचंद कटारिया, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र यादव समेत 32 नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। जिस प्रकार से देश का नेतृत्व चल रहा है, मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है, जो योजनाएं चल रही है, जो उनके कार्यक्रम हैं, और वो देश में नहीं जो दुनिया में कार्यक्रम है, जो एक संगठन का ढांचा है, हमारा मन था उस संगठन में हम भी काम करें। बीजेपी में कई पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। कि जिस भाव से, जिस मन के साथ आपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस मन और भाव से आए हैं, उस आपके मन और भाव को हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। बीते विधानसभा चुनाव के बाद से राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि लगातार कई कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से इस्तीफा देकर सांसद बृजेंद्र सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के सांसद बेटे विजेंद्र सिंह आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले हिसार से बीजेपी के लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह और उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। बताया जाता है कि बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल होंगे। 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूं कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया।
लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही बृजेंद्र सिंह का टिकट कटने का खतरा बना हुआ था। साथ ही जेजेपी गठबंधन की वजह से भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी से नाराज चल रहा था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र से लोकसभा के रण का आगाज किया। केजरीवाल ने खट्टर सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि देश में या तो देशभक्त हैं या अंधभक्त हैं। वो तो कह रहे 370 आ रही है, जो 370 आ रही है तो तुम हमको वोट दे दो यार, वो तो अपनी पता नहीं कहां से लाएंगे, जहां से भी लाएंगे। उनको 370 आ रही है, उनको जाने दो। और आज पूरे देश के अंदर दो किस्म के लोग हैं। हर आदमी या तो ये है या ये है, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। दो ही किस्म के लोग हैं इस देश के अंदर, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। जितने देशभक्त हैं मेरे गिल्ले हो लो, और जितने अंधभक्त हैं उनके गिल्ले हो लो। हमें अंधभक्त नहीं चाहिए, सारे अंधभक्त उनके गिल्ले हो लो और सारे देशभक्त हमारे गिल्ले हो लो। आज खट्टर साहब ने 10 साल के अंदर हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। हर बच्चा चाहता है कि अब खट्टर सरकार जल्दी से जल्दी जानी चाहिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जहां बता दें, यूसुफ पठान को टीएमसी उम्मीदवार बनाए जाने पर अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। टीएमसी को यूसुफ पठान को राज्यसभा भेजना चाहिए था। बीजेपी की मदद के लिए यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस को हराने के लिए यूसुफ को उम्मीदवार बनाया। आजादी है, लेकिन अच्छा होता कि यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले इस्तीफे पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर आखिर किसका दबाव है, ये पूछा है अखिलेश यादव ने। बीजेपी सरकार में ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कहते हुए हमला बोला गया है अखिलेश यादव की तरफ से। इलेक्शन कमीशन से किसी अधिकारी का जाना पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार ऐसा हुआ है जहां पर दबाव उन पर पड़ा है तो उन्हें नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा है, आयोग छोड़ करके जाना पड़ा। ये पहली बार अधिकारी नहीं गए, इससे पहले भी अधिकारी गए छोड़ करके। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर दबाव किसका है, और वो भी चुनाव से पहले। कल शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कल शाम 6 बजे बीजेपी सीईसी की ये अहम बैठक होगी। बाकी बचे उम्मीदवारों पर चर्चा होगी इस अहम बैठक में।
छत्तीसगढ़ में वंदन योजना के तहत आज 1000 महिलाओं के खाते में 1,000 की राशि ट्रांसफर की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर महतारी वंदन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए। 70,12,800 महिलाओं के खाते में योजना की पहली किश्त यानी 655 करोड़ 55 लाख रुपए से भी ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए और साल भर में कुल 12,000 रुपए देने का लक्ष्य है। नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। योजना का लाभ 21 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम हो और वो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हो, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। महिलाएं घर चलाने के साथ साथ घर की बजट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक बल मिलेगा। पीएम मोदी ने आज आजमगढ़ से यूपी को 34,500 करोड़ की सौगात दी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पहले चुनावी मौसम में सिर्फ योजनाओं की घोषणा होती थी, अब उद्घाटन होता है। जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं। पीएम मोदी ने यहां से विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला, कहा कि जातिवादी और परिवारवाद के भरोसे बैठने वाली पार्टियां अब घबरा रही हैं। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। और यूपी से खबर है, यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से मिले हैं अखिलेश यादव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। चुनाव की तैयारियों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझा रैलियों पर चर्चा हुई। चुनाव प्रचार के लिए समन्वय समिति बनाने पर भी सहमति बनी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का पेच फंस चुका है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग दावे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का आरोप है कि शिवसेना उद्धव गुट ने कैंडिडेट के ऐलान में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। ये रिपोर्ट देखिए। शिवसेना उद्धव गुट एक तरफ इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है तो कांग्रेस उद्धव गुट पर बिना चर्चा के उम्मीदवार उतारने का आरोप लगा रही है। मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद बढ़ता जा रहा है।
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अमोल कीर्तिकर को उत्तर पश्चिम सीट से उम्मीदवार घोषित किया। इसको लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सवाल उठाए। जब तक एनडीए फाइनल लिस्ट नहीं करती और अधिकृत तौर पर घोषित नहीं करती, तब तक कम से कम उन सीटों पे, जिन सीटों पर आज भी दावेदारी चल रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, उन सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित कोई नहीं कर सकता। संजय निरुपम ने कहा कि एमवीए की 2 दर्जन मीटिंग होने के बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जो 8-9 सीटें पेंडिंग हैं, उनमें से एक सीट ये भी है। कांग्रेस नेता ने इस दौरान उद्धव ठाकरे को बची खुची शिवसेना बताया। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए शिवसेना ने उम्मीदवार का ऐलान किया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज गुजरात में अंतिम दिन है। 12 मार्च को मुंबई से भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू होगी। गुजरात के मांडवी से राहुल गांधी ने आज न्याय यात्रा की शुरुआत की। न्याय यात्रा आज महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन 11 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, लिहाजा राहुल गांधी 12 मार्च को महाराष्ट्र के नंदुरबार से यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यात्रा से जुड़ी जानकारी दी और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के इस्तीफे पर सवाल उठाए। अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े? राहुल की न्याय यात्रा महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगी। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस जनबंधन कार्यक्रम करेगी, जिसमें विपक्षी गठबंधन के नेता शिरकत करेंगे। और बिहार में ईडी ने लालू यादव के करीबी पर शिकंजा कसा है। आरजेडी नेता सुभाष यादव अवैध खनन मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव को अवैध खनन के मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया। बालू के अवैध कारोबार से जुड़े सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद आरजेडी खेमे में जहां हड़कंप मच गया, वहीं बिहार की सियासत भी गर्मा गई। सुभाष यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत ईडी ने सुभाष के 6 ठिकानों पर 14 घंटे तक छापेमारी की। ईडी की छापेमारी में 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। घर से जमीन और संपत्ति के दस्तावेज मिले। करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया और पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड यानी BCPL और उसके सभी डायरेक्टर के खिलाफ बिहार में पहले से 20 FIR दर्ज हैं। इसी आधार पर ईडी ने सुभाष यादव के ठिकानों पर छापेमारी की है। मामले में ईडी ने खुलासा किया कि सुभाष बिना ई चालान रेत का अवैध खनन और बिक्री कर रहा था। बालू के अवैध खनन से करीब 161 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। कंपनी में निवेश कर लाभ कमा रहा है और अवैध खनन से जुड़ा सिंडिकेट है। मामले में राधाचरण सेठ और उनके बेटों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।